स्टार्ट करना था राष्ट्रपति का, है ना। हमने दो चीज़ें बहुत अच्छे तरह से पढ़ ली, लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से किसमें SC ST की सीट्स का प्रावधान है? लोकसभा। कितनी सीटें हैं यहाँ? यहाँ टोटल सीटें कितनी हैं? 104वां संविधान संशोधन कौन कौन से आर्टिकल की इंपॉर्टेंस को खत्म कर गया? 331, 333। ये किसके इलेक्शन की बात करते थे? इलेक्शन नहीं, सीधे नॉमिनेशन की। एंग्लो इंडियन अब कभी नहीं बनेंगे, ऐसा किस अमेंडमेंट से कर दिया? और किन लोगों की सीटों को कंफर्म बढ़ा दिया? हाँ, ये नौकरी की बात नहीं हो रही, आधों को पता ही नहीं चलेगा। ये सिर्फ कहाँ की बात हो रही है? लोकसभा। ये सीटें, अगर देश की सीटें बढ़ेंगी किस सन में जाके? 2026, तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ेंगी। लेकिन 10 साल तक ये कंफर्म है कि इनको आरक्षण मिल गया। एक आधे पड़ोसी को बोलो नालायक को सामने देख ले, बातें करने में इतना मशगूल है, इसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अब देख लो बोर्ड पे कितनी है ST की सीटें। हाँ, कितनी है पता ही नहीं है। SC ST की सीटें भी नहीं पता, कितने दिन से बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही नहीं सुन रहा, रोज ही नहीं सुनता ये। चलो अब देखो, राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड आते हैं? 12। ये कौन होते हैं 12? ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। क्या इनका कार्यकाल लिखा हुआ है? नहीं। इनके लिए लिखा है कितने रिटायर हो जाएंगे? 1/3। कितने साल बाद? ये पहली बार 1/3 कब हटे होंगे? 1954, 56 में। कितनी बार लॉटरी सिस्टम से हटाए गए? फिर उसके बाद क्यों नहीं हटाने पड़े? प्रोसेस चल पड़ा ना। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? और राज्यसभा। यहाँ का जो हेड होता है वो कौन होता है? अगर ये ना हो और दोनों ना हो, राष्ट्रपति एक पैनल बनाएगा, उसमें कितने आदमी होंगे? 6। ये अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष बाहर के हैं या इन्हीं के हैं? यहाँ अगर देखें तो कितने आदमी थे? 245। क्या सभापति इसी में से था? ये कौन था असलियत में? इसको हटाना हो तो सभापति से हटेगा या वाइस प्रेसिडेंट से हटेगा? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने की पावर लोकसभा के पास नहीं है। इसकी शुरुआत हमेशा राज्यसभा करेगी और लोकसभा सिर्फ क्या भरेगी? हामी, कि ठीक है भैया तुम्हारा काम नहीं करता, हटा दो। इसको बनाते टाइम भी दोनों आएंगे। आज का टॉपिक इस टॉपिक से आगे समझने का है। अब सब बहुत ध्यान से समझना, जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। आज हम बात करेंगे देश का राष्ट्रपति कैसे बनता है, देश का सबसे बड़ा आदमी। राष्ट्रपति का टॉपिक किस भाग में एक्सप्लेन किया गया है? तुम्हें मैंने 3 आर्टिकल 11-11 के अंतर पे समझाए थे, 52, 63, 74। ये किस भाग की बात हो रही है? भाग 5। भाग 5 के आर्टिकल थे 52 से 151। इसमें से तुमने 5 चैप्टर देखे थे, 5 अध्याय। सेकंड चैप्टर पहले पढ़ाया जिसमें लोकसभा थी, राज्यसभा थी, संसद थी। इसका फर्स्ट अध्याय याद करो, 52 से स्टार्ट करके कितने तक था? 78। इसमें 3 चीजें आ जाएंगी, 52 से 78 में 3 चीजें आ जाएंगी। 52, 63, 74। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति, और ये आ जाएगी मंत्री परिषद, जिसको आप कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो तुम्हारे देश के 3 सबसे बड़े ताकतवर आदमी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, ये किस भाग में दिए गए हैं? और उसके कौन से चैप्टर में है? ये पहले में। तुमने सेकंड चैप्टर का कुछ हिस्सा पढ़ लिया अभी? तुमने सेकंड चैप्टर पढ़ा इस पूरे हफ्ते में, जिसमें तुमने 79 की संसद पढ़ी, तुमने 80 की राज्यसभा पढ़ी, 81 की लोकसभा। यही तो पढ़ रहे थे हम पिछले हफ्ते, इस पूरे हफ्ते में। अब आज जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं भाग 1, क्योंकि इनको नहीं पढ़ते तो वो समझ नहीं आता, इसलिए पहले सेकंड पार्ट कराया। अब देखो, आज जो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी पढ़ेंगे ये है भारत का राष्ट्रपति। समझते चलना, फिर किताब बहुत आसान है, नहीं समझोगे तो किताब बिल्कुल भी कुछ भी समझा नहीं पाएगी। किताब तब समझ में आती है जब पहले कॉन्सेप्ट जबानी भाषा में क्लियर हो गया हो। आपके देश में इससे पावरफुल कोई पोस्ट नहीं है, और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा उस किताब में लिखा है। कौन सी किताब में? तो इस आदमी को कह दिया ये हमारा संवैधानिक प्रमुख है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। असलियत में नहीं है ये, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बना दिया। असली हेड है PM, सारी पावर है PM की, लेकिन किताब ने कह रखा है ये भारत का सबसे बड़ा आदमी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी, तुम और मैं भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या? हमारी उम्र कम से कम 35 साल हो, हम भारत के नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, वो तो हम ऑटोमेटिक हैं, और हम किस पे ना हो? लाभ का पद, हम लाभ के पद पे ना हो। आप सब जानते हैं लाभ का पद मतलब है गवर्नमेंट जॉब, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। अब मान लो तुम में से कोई इस कंडीशन को पूरी कर गया, तो तुम्हें लगेगा तो सभी पूरी करेंगे। जो पैदा हुआ है वो 35 का भी होगा अगर मरेगा नहीं तो, है ना। और यहाँ पैदा हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया? और नौकरी नहीं है बेचारे के पास तो लाभ का पद भी नहीं है। लेकिन इतना करने के बाद भी आपका काम नहीं बन सकता, क्योंकि इसके बाद एक बहुत टफ कंडीशन है। वो कंडीशन कहती है आपको अपना नाम खुद नहीं बताना कि जी मैं बनने लायक हूँ। आपका नाम 50 लोग प्रस्तावित करेंगे। अब आप कहोगे जी 50 तो मेरे जानकार है, मैं करवा दूं प्रस्तावित। वो 50 लोग MP होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या MLA होंगे। अब नहीं बोलेगा कोई भी, क्योंकि सबको पता है कि MP MLA किसी आम आदमी को नहीं जानते, और नाम का प्रस्ताव रखना मतलब आपकी इमेज बहुत पॉजिटिव होगी तो ही आपके नाम को आगे बढ़ाएंगे। ये कंडीशन हमें पीछे कर देगी कि हम 35 के हो गए, लाभ के पद पे नहीं है, भारत के नागरिक हैं, लेकिन राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि कितने लोग हमें जानते हो हमारा नाम आगे बढ़ाएं? 50। ये 50 कौन होने चाहिए?
एक एमपी की नॉलेज में आना ही बड़ी बात होती है, 50 कहां से लाओगे? चलो ये भी हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन है 50 लोग आपके नाम का अनुमोदन करें, यानी हाँ भी भर दें। तो 100 एमपी अगर किसी को जानते हैं पर्सनली, इसका मतलब वो बहुत बड़ा आदमी है और उसने देश समाज में कुछ बहुत बड़ा काम कर रखा है, उसकी जानकारी है, समाज पे उसका होल्ड है, उसकी अच्छी पहुंच है दूर दूर तक। ये कंडीशन आपको, एक आम आदमी को, मुझे रोक देगी कि हम राष्ट्रपति के इलेक्शन में सोच भी पाएं कि हमारा नाम जाएगा। पिछली कंडीशन तो सभी पूरी करेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन यहाँ कंडीशन कहती है कि आपका, आम आदमी का या मेरा नाम नहीं जा पाएगा, क्योंकि 50 एमपी आपको जानते हो और जानने के बाद वो आपके नाम का प्रस्ताव रखें और बाकी 50 कहें कि हम भी राजी हैं, ठीक है इस आदमी का नाम आगे भेज दो। क्या ये बात समझ में आ गई? ये कितने एमपी चाहिए? 100। तो 100 बहुत बड़ी बात होती है, कोई मजाक नहीं है कि 100 आदमी एमपी किसी एक का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। अब ये एमपी एमएलए कौन? एमपी एमएलए दो ही जगह से आ सकते हैं, राज्यसभा से, लोकसभा से। इन दोनों से आने वाले क्या कहलाते हैं? एमपी, पहला स्टेप। दूसरा थे एमएलए। जैसे देश में लोकसभा राज्यसभा होती है ना, ऐसे राज्य में होती है विधानसभा और विधान परिषद। मैं इसके नीचे विधानसभा लिख देती हूँ, इसके नीचे विधान परिषद, क्योंकि ये दोनों बड़ी और छोटी बहनें हैं। सेम ऐसे जैसे ये बड़ी और छोटी बहनें हैं। तुम्हारे देश में 2 स्तर की सरकार चलती है, एक ये पूरा भारत है, इस भारत में 28 राज्य हैं। इन राज्यों ने कॉपी कर रखा है, जैसा देश करेगा वैसे ही हम कर देंगे। देश ने अगर एसएससी बनाया तो हर राज्य ने अपना एसएससी बना लिया, हरियाणा ने, यूपी ने, बिहार ने, सबने किया ना ऐसा। देश ने किताब छपवाई एनसीईआरटी से, तो आप लोगों ने छपवा दी एससीईआरटी से। देश ने बनाया सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, तो आपने अपने अपने बनवा लिए, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। आप कॉपी करते हैं क्योंकि आपको लगता है देश हर चीज परफेक्ट करे, और ये है भी, देश हमारा आइडियल है। तो देश ने सरकार बनाई और देश ने कहा मैं संसद में 3 चीजें रखूंगा। क्या क्या? तो आपको भी सेम कॉपी करना था राज्य को, तो राज्य ने कहा हम भी सेम करेंगे, हम नाम बदल देंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, जिसको हिंदी में राज्यपाल, इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। तो हमने कॉपी कर रखी है हर चीज, और करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब उसको वापस चलें तो इन चारों की इंपॉर्टेंस है, 2 की देश में, 2 की स्टेट में। इन चारों में से, इन दोनों में से पैसे की पावर किसके हाथ में थी? और वैसे उच्च सदन कौन सा था? सेम कंडीशन राज्य में है, उच्च सदन ये है, पावर पैसे की इसके पास है। तो यानी 4 चीजें हमें याद रखनी है देश और राज्य की। क्या क्या याद रखना है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इनमें से स्टार्टिंग की 2 देश की हैं, पीछे की 2 राज्य की। इनमें सबसे कम इंपॉर्टेंट है विधान परिषद। इसको कहते हैं तुम आना ही मत, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम मत आना इलेक्शन में। ये कुछ कहते भी नहीं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये हैं ही गिने चुने, ये बहुत कम है। ये कहाँ कहाँ है? बस ये 2 स्टेट में बीच में है, 2 दक्षिण पश्चिम में और 2 दक्षिण में। पहले जम्मू में भी था, 2019 में खत्म कर दिया। ये 2 स्टेट में इकट्ठी है, यूपी और बिहार। कहाँ कहाँ है ये? इकट्ठी बाउंड्री है ना, यूपी बिहार के साथ लगती। ऐसे ये 2 इकट्ठी है। मैप में आप बनाते हैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन दोनों में महाराष्ट्र और कर्नाटक। और 2 नीचे वाला जो एक स्टेट नहीं टूट के अलग हुआ था, ये वाला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ऐसे ही याद कर लेना। सिर्फ 6 में विधान परिषद है, 2 2 2, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन 6 को कहा तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, एक भी एमएलसी मत भेजना। इन दोनों में बैठने वाले एमएलए हैं, और इसमें बैठने वाला ये है एमएलए, ये है एमएलसी, और इन दोनों में बैठते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। शायद तुमने एमएलसी ना सुना हो, क्योंकि ये हरियाणा में, राजस्थान में, बाकियों में नहीं है। सिर्फ कितनी जगह है ये? 6। कहाँ कहाँ? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन तीनों को न्योता मिला, भाई तुम आ जाओ। किसका इलेक्शन है? राष्ट्रपति का। लोकसभा ने अपने सारे आदमी भेज दिए। पहले एंग्लो इंडियन नहीं भेजती थी, अब तो एंग्लो इंडियन बनाती नहीं, तो सारे भेज दिए। कितने लोग आ गए? 543। पहले नहीं आते थे 2, लेकिन अब वो है नहीं, तो हम कह रहे हैं सारे आ गए। किसके इलेक्शन में? राज्यसभा को कहा तुम्हारे 233 आदमी तो हमने चुन के कहीं ना कहीं से एमएलए ने भेजे हैं। 12 कौन लोग थे? एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स को किसने बनाया था? तो वो कहेंगे जिसने हमें बनाया उसी को बनाओ राष्ट्रपति। गलत हो जाएगा ना, इसलिए कहा इनको बुलाओ ही मत, क्योंकि ये तो उसी को बुलाएंगे जो इनको बना रहा था। इनको मत बुलाओ, सिर्फ 233 आदमी बुलाओ, और यहाँ से 543। फिर पूछा विधानसभाएं कितनी हैं, तो 2800 राज्य हैं और 2 यूनियन टेरिटरी, दिल्ली और पौंडीचेरी। आप सब जानते हैं नए यूटीज में जम्मू कश्मीर की भी एंट्री हो गई है, सबको पता है ना। ये जम्मू कश्मीर को थोड़ा सा सुन लो, पीछे तक वो राज्य था, 2 साल होने को आए। कब बना था वो यूटी? 31 अक्टूबर, अब आने वाला है 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 को अचानक से रात में पता चला, शाम होते होते, कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा खत्म। जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से तो पहले ही अलग थे तुमसे। कौन कौन से? ये वाला, ये पीओके है, ये वाला चाइना के कब्जे में, यहाँ वाली पट्टी आजाद कश्मीर कहती है, सारी मानती है पाकिस्तान की, कहती है आजाद। यहाँ बहुत ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, ये भी काफी बड़ा घिरा हुआ है। बस ये मान लो ये है आपके पास। इसके आपने पहले, ये पूरे का पूरा क्या था पहले? जम्मू कश्मीर। 2019 की शाम 31 अक्टूबर आपको पता चला कि इसके 2 हिस्से बना दिए। एक हिस्से को नाम दे दिया लेह लद्दाख, और एक हिस्सा रह गया जम्मू और कश्मीर। ये भी 2 पार्ट हैं। जम्मू में हिंदू ज्यादा, कश्मीर वैली में मुस्लिम ज्यादा। हमेशा ज्यादा मारकाट कश्मीर वैली में होती है, कारण मुस्लिम कम्युनिटी में ही वो लोग घुस के गड़बड़ फैलाते हैं। ये लेह लद्दाख है, यहाँ बौद्ध धर्म वाले ज्यादा, नीचे की पट्टी में हिंदू ज्यादा और ऊपर की पट्टी में मुसलमान ज्यादा। तो 3 कम्युनिटी है आज की डेट में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में और लेह लद्दाख में। जब ये स्टेट था ना, तो इनकी सीटें थी लोकसभा राज्यसभा में 6 और 4।
अब ये चार, ये कहाँ थी? राज्यसभा। अब ये आदमी इस साल 2021 में जिनका कार्यकाल बचा था ना, ये खत्म कर दिए। अब आप देखना प्रेजेंट में अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे कोई नहीं दिखाएगा। फरवरी 2021 में ये एमपीज जो राज्यसभा में बैठे थे, इनका कार्यकाल पूरा आगे नहीं बनाए, ये 6 लोकसभा वाले बांट दिए, क्योंकि जनता तो हक होता है चुनने का। इनको कैसे बांटा? यहाँ जनसंख्या कम है, 1 सीट इनको दे दी, और यहाँ जनसंख्या ज्यादा है क्योंकि 5-6 जिले बड़े बड़े, यहाँ तुमने सुना होगा बारामूला है, अनंतनाग है, सुने ये नाम, ये इसी के डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू और ये सब। इनमें 5 सीट बना दी, तो 5 सीट यहाँ और 1 यहाँ, कितनी हो गई? पहले भी 6 सीट थी, बस अब 1 अलग कर दी और 5 अलग कर दी। इन लोगों के एमपी और एमएलए राज्यसभा में अब नहीं जाते, आगे खत्म कर दिया। अभी तक जा रहे थे, फरवरी तक थे, लेकिन अब फरवरी 2021 के बाद कोई नहीं मिलेगा प्रेजेंट में। ये 6 जो हैं, इनमें से यूटी के नाम पर जम्मू कश्मीर अपने 5 भेज देगा, और वो कितने भेज देगा? 1 भेज देगा। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एमएलए बनेंगे कि नहीं बनेंगे। यहाँ पे एमएलए थे, और महबूबा मुफ्ती का नाम तुमने सुना होगा, वो यहाँ की सीएम थी। 18 में वो हटवा दी थी बीजेपी ने साठगांठ करके, और अब ये कह रहे हैं कि यहाँ वापस से चीजें ट्रैक पे आ जाएं तो दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह आपके दिल्ली प्लस पुदुचेरी में क्या बनते हैं, क्या चुने जाते हैं वहां, ऐसे जम्मू कश्मीर के प्रोसेस को भी चलाएंगे, पर थोड़ी सी चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ चल पड़े, चीजें साधारण सी लगने लगे, तब ये काम करेंगे। तब तक हम पढ़ लेते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी को फोकस करके। तो आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानसभा में 28 तो राज्यों में है जहां सीएम एमएलए होते हैं, और 2 को फोकस करते हैं अभी, किस किस को? दिल्ली और पौंडीचेरी को। जम्मू कश्मीर में अभी और चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक जम्मू, एक कश्मीर और एक लेह लद्दाख। अभी पाइपलाइन में है, अभी क्लैरिटी नहीं है, पर ऐसा सुनने में है। अभी जम्मू कश्मीर की पिक्चर उतनी साफ नहीं है, टाइम बीतने पर वो ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो अभी हम दिल्ली और किसको फोकस करके पढ़ रहे हैं? पुदुचेरी। अब देखो ध्यान से, लोकसभा के सारे मेंबर आ गए इलेक्शन में, राष्ट्रपति का इलेक्शन है। राज्यसभा के कौन नहीं आए? एक्सपर्ट्स नहीं आए, उनको बुलाया नहीं। यहाँ के कौन लोग आ गए? जितने एमएलए हैं, कितनी जगह एमएलए हैं? 30। जम्मू कश्मीर को साइड छोड़ के चल रहे हैं। इन 30 के एमएलए सारे आ गए, नॉमिनेटेड तो खत्म कर दिए। पहले 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियन यहाँ और एक यहाँ हुआ करता था, अब नहीं है। तो इसका मतलब विधानसभाओं के सारे बुला लिए, लोकसभा के सारे बुला लिए, राज्यसभा के कौन नहीं बुलाए? हाँ, नॉमिनेटेड मनोनीत। कितने मनोनीत हैं यहाँ? 12। इनको नहीं बुलाया। काफी सारे लोग हो जाएंगे। ये तो तुम्हें लगेगा थोड़े हैं, लेकिन तुम सोचो हर एक विधानसभा में कम से कम 60 और ज्यादा से ज्यादा 500 के बीच में है। इनमें यूपी जैसा है जहां 403 है, दिल्ली जैसे हैं जहां 70 है, हरियाणा जैसे हैं जहां 90 हैं, कहीं 182, कहीं 250, कहीं 300। हजारों लोगों की भीड़ हो जाती है जब किसका इलेक्शन होता है? राष्ट्रपति का। कौन कौन आएगा, समझ में आ गया? इसे कहते हैं इलेक्टोरल कोलेजियम। इलेक्टोरल कोलेजियम की व्यवस्था है ये, या कह लीजिए इसको निर्वाचक मंडल है ये। निर्वाचक मंडल कि कौन कौन आएगा, कौन कौन इसके निर्वाचन में शामिल होगा। कहां के लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाते? विधान परिषद। कहां के बुलाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। कितनी विधानसभाएं टोटल गिन रहे हैं हम अभी? 30। किस पे अभी पोजीशन प्रॉपर क्लियर नहीं है। अब अगले साल इलेक्शन होगा 2022 में, तब क्लियर पता चलेगा क्या करेंगे, जम्मू कश्मीर को अलग करेंगे या इकट्ठे रखेंगे। तब तक हम दिल्ली और पौंडीचेरी को पढ़ते हैं। क्लियर इतना सबको? अब इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में मान लीजिए 3 आदमी खड़े हो गए, कोई ए है, कोई बी है, कोई सी है। जब हम वैसे इलेक्शन में जाते हैं, मैं आप, तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे नाम होते हैं, एक के नाम के आगे तुम ईवीएम का बटन दबाते हो। अगर कोई 2 बटन दबा दे तो उसका वोट वैलिड है या इनवैलिड है? अवैध हो जाएगा ना। वैध मत कब होगा? जब एक वोट आप दबाओगे एक आदमी के लिए। यानी आपके और मेरे एक वोट की कीमत 1 है बस। हम 4 लोगों को इकट्ठे वोट नहीं दे सकते। लेकिन जब राष्ट्रपति का वोट डालते हैं ना, तो यहाँ हर एक आदमी के वोट की वैल्यू अलग है, और सबको वोट देना जितने खड़े हैं। कैसे? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, यानी हर आदमी को आप प्रेफरेंस के बेस पे आप वोट देंगे। जैसे मान लीजिए 3 हैं, आपको बुलाया गया और आपसे पूछा गया बताइए किसको आप राष्ट्रपति बनाएंगे, तो आप कहते हैं मैं बी को फर्स्ट नंबर पे राष्ट्रपति बनाऊंगा। अगर मैं और तुम हो वोट डालने जाए तो एक के नाम के आगे बटन दबाया, फिर हम चलते वहां से चले गए, भाई हमने इसको वोट दे दिया, एक आदमी का एक वोट था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फिर पूछेंगे दूसरा कौन, तो आप कहेंगे ये, तीसरा कौन, ये। फिर ऐसे ही दूसरा कोई आदमी आया, उसने भी कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फिर तीसरा आदमी आया, इसने कहा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। भाई अपनी मर्जी, जिसको आप प्रेफरेंस दे। चौथा आदमी आया, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, इस तरह से कर दिया। ऐसे बहुत सारे आदमी आएंगे, क्योंकि 543 भी हैं और 233 भी हैं, और 30 जगह के कितने से कितने के बीच? 60 से 500 के बीच, यानी हजारों लोग आ जाएंगे। इतने सारे लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को प्रेफरेंस के बेस पे हर एक के नाम के आगे आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर 5 आदमी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लिखेंगे आप। 10 उठ गए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सबका नंबर देंगे। आप किसी के भी जगह को ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, आपको सीरीज में प्रेफरेंस में देना होगा। और आज तक सबसे ज्यादा उम्मीदवार, मैंने आपको बेसिक बैच में बताया था, 17 मेंबर, 17 कैंडिडेट खड़े हो गए थे जब तीसरे राष्ट्रपति का इलेक्शन था। कौन था वो आदमी? जाकिर हुसैन, जिनमें एक महिला भी थी। क्या नाम था उनका? मनोहरा होलकर। तो जितने ज्यादा कैंडिडेट होंगे उतनी डिजिट तुम्हें दिखाई देंगे इनकी बैलेट शीट पर। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यहाँ एक आदमी के वोट की कीमत 1 नहीं है। कौन वोट डालने जा रहा है यहाँ? या तो एमपी है या एमएलए। अब ध्यान से समझो, एमपी के वोट का वैल्यू अलग है और एमएलए के वोट का वैल्यू अलग। इसका मतलब वोट का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एमएलए के वोट की कीमत ये किताब में नहीं दी और नहीं तुम्हें समझ में आएगी, अपने आप पढ़ के, इसलिए ध्यान से समझना। एमएलए के वोट का मूल्य निकालते हैं। एमएलए किसी स्टेट का है, उस स्टेट की एक जनसंख्या होगी। मान लीजिए यूपी है, तो यूपी की जितनी आबादी है उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एमएलए सीट्स के साथ। हर राज्य की एक जनसंख्या है और हर राज्य की नंबर ऑफ एमएलए सीट्स हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, या कह दो डिवाइड कर देंगे 1000 से, एक ही बात है। ये
ये फॉर्मूला है किसी भी स्टेट के एमएलए के मत का मूल्य निकालने का। उस स्टेट की आबादी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए सीट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/1000, या डिवाइड कर दो 1000 से। इस फॉर्मूले से एक राज्य के एक एमएलए के वोट की कीमत निकल आएगी। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देना जितनी वहां सीट्स हैं। मान लीजिए हरियाणा की निकाली, फिर ऐसे यूपी की निकालोगे, फिर उसको गुणा कर दोगे 403 से, हरियाणा की निकाल के गुणा कर दोगे 90 से, ऐसे फिर राजस्थान की, बिहार की, तो बहुत बड़ी संख्या निकल आएगी। ये एमएलए की वैल्यू निकाली, इसका यूज करके इन सबको ऐड कर दो, यानी 28 जगह के एमएलए के वोट का वैल्यू प्लस दिल्ली पौंडीचेरी, उसका जो टोटल आ गया ना, उसको डिवाइड कर दो 543 प्लस 245 से। इससे निकाल लेते हैं एमपी के मत का मूल्य। थोड़ा टफ लगेगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसान है। कैसे निकालेंगे एमएलए की वैल्यू? जितनी जनसंख्या है, किसी स्टेट का ही तो होगा, वहां की जनसंख्या डिवाइड कर दो उस स्टेट के एमएलए की सीट से, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1/1000। हर स्टेट के एमएलए के मत का मूल्य अलग निकलेगा, सबको इकट्ठा कर दो तो टोटल निकला, उसको डिवाइड कर दो एमपी की सीट से, तो आंसर आ गया एमपी के मत का मूल्य। अगर ये याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन एक आइडिया रखना। वैसे आज तक कभी मैंने फॉर्मूला देखा नहीं, पूछा गया हो, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको याद रखना आसान पड़ेगा आगे। हर एमपी एमएलए के मत का मूल्य निकाल लिया, उसके बाद फिर राष्ट्रपति की प्रेफरेंस, अभी मैंने देखो प्रेफरेंस समझाई तुम्हें, ऐसे वोट डलता है। तुम्हारे और मेरे वोट की तरह नहीं कि एक के नाम के आगे बटन दबा दिया, स्टैंप लगा दी, वोट हो गया। इसे कहते हैं आनुपातिक, ये शब्द मैंने पहले कहा था, बाद में समझाऊंगी, प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कितना टफ सा नाम है देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल तरीके से वोट डालना, और इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल, एकल, ट्रांसफरेबल, संक्रमण, एक जगह से दूसरी जगह, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम को हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एक खास बात और सुन लो, इसमें अगर जिसको फर्स्ट ज्यादा मिला है, मान लो यहां फर्स्ट किसको ज्यादा मिला है? बी को। इसके पास 2 फर्स्ट है ना, मैंने सिर्फ 4 आदमी के वोट लिखे हैं, यहाँ हजारों आदमी आते हैं। जिसको सबसे ज्यादा नंबर 1 मिलता है ना, वो आदमी भारत का क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को एक न्यूनतम कोटा भी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि न्यूनतम ही नहीं मिला, न्यूनतम एक मिक्स बना लिया, इतना मिल जाए, इतने वोट मिल गए। इमेजिन करो ये फर्स्ट रैंक वाला कह दे मुझे नहीं चाहिए सीट, मैं हट रहा हूं, मेरी तबियत खराब, मैं नहीं बन सकता राष्ट्रपति। फिर क्या करें? फिर दूसरे चक्र की मतगणना करें और देखें फर्स्ट नहीं, अब देखो सेकंड ज्यादा किसको मिला, तो सेकंड ज्यादा किसको मिला? ए को। ए को राष्ट्रपति बना देंगे। आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब आपके इस पूरे प्रोसेस में सेकंड राउंड को देखा गया, दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी, और दूसरे चक्र में जीते थे वेंकट वराह गिरी, वीवी गिरी। ये क्वेश्चन पूछते हैं आज तक कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका निर्वाचन दूसरे चक्र की मतगणना के बाद किया गया? कौन है वो आदमी? वीवी गिरी। ये बात समझ में आ गई? पहले नंबर वाला अगर किसी कारण से ना बन पाए तो किसको बनाया जाएगा? दूसरे को, और दूसरा भी ना बन पाए तो तीसरे को। आज तक कभी नहीं बनाया तीसरे को। दूसरे चक्र की मतगणना में कौन जीता था? वीवी गिरी। अगर कभी चीजें बराबरी पे आके रुक जाएं, फिर दूसरे चक्र की मतगणना देखी जाती है। मान लो यहाँ एक और, इसको 2 मिले थे ना, इसको भी 1-2 बार मिल जाए, कोई इस तरह से हो, तो फिर देखा जाएगा 2 ज्यादा किसको मिले। अगर 2 ज्यादा इसको मिले हैं तो ये राष्ट्रपति बनेगा जिसको 2 ज्यादा मिले हैं। पहला राउंड अगर बराबरी का है तो दूसरे चक्र की मतगणना करेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? ये टफ है, ये समझ में नहीं आता बहुत बच्चों को। क्या नाम है इसके प्रोसेस का बताना? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। यहां एक आदमी के वोट की वैल्यू एक है या अलग है? कैसे निकालते हो एमएलए के वोट का मूल्य? उस स्पेसिफिक स्टेट की जनसंख्या को डिवाइड करते हो एमएलए की सीट से, मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। और एमपी के वोट का वैल्यू कैसे निकालते हो? सारे एमएलए का टोटल डिवाइडेड बाय 543 प्लस 233। क्लियर सबको? ये ऐसे बनता है तुम्हारा राष्ट्रपति। काफी टफ प्रोसेस है, और ये तुम और मैं तो जान ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति जनता नहीं बनाती, अमेरिका की जनता अपना राष्ट्रपति बनाती है। हमारे यहाँ अब हमारे चुने हुए मेंबर, हमने किस किस को भेज रखा है? एमएलए को और एमपी को। यानी तुम यहाँ हो, तुमने इनको भेजा, इन्होंने जाके क्या बना दिया? भारत का राष्ट्रपति। इसीलिए कहते हैं राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रत्यक्ष नहीं है, इनडायरेक्ट है, ये अप्रत्यक्ष है। तुम्हारे सामने नहीं हुआ, लेकिन तुम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो। तुमने कैसे लोग एमएलए एमपी बनाए हैं, इससे राष्ट्रपति बनेगा। अब जो एक दो बीच में बात करें ना, कुछ भी समझ में नहीं आना, तुम्हें बहुत टफ प्रोसेस है ये। तुम अब 20 साल के हो गए हो, कम से कम यहाँ बैठे हुए लोग 18 से 20-22 के हैं। कितने सालों से तुम इलेक्शन देख रहे हो, लेकिन कभी समझ में नहीं आया और ना ही आएगा। ये अगर जबानी भाषा में समझ में आएगा ना तो किताब समझ में आएगी, वरना किताब समझ में नहीं आएगी। अब ये जिसकी सरकार होगी ना, जिसके देश में ज्यादा एमएलए होंगे, जिसके ज्यादा एमपी होंगे, जैसे आज किसके हैं ये? बीजेपी, तो 100% राष्ट्रपति भी किसका बनेगा? बीजेपी का। क्योंकि एमएलए और एमपी अपनी पार्टी के आदमी को तो वोट देंगे, इसलिए ये मान के चलो कि ज्यादा चांसेस हैं जिस पार्टी का प्रभुत्व है। अभी आपके देश में बीजेपी बैठी है, ये बीजेपी कब तक चलने वाली है? कम से कम 2024 तक, क्योंकि तब तक 18वीं लोकसभा के इलेक्शन नहीं होंगे। इस बीच में आपके राष्ट्रपति के इलेक्शन आ गए। अगले साल 24 जुलाई 2022 को आपके राष्ट्रपति हट जाएंगे। ये अंतिम दिन होगा। आपके जो प्रेजेंट में है ना रामनाथ कोविंद जी, इस दिन इनके 5 साल पूरे। इससे पहले अगले साल तुम देखना मार्च अप्रैल से अखबारों में आने लगेगा कि इस पार्टी ने इस आदमी का नामांकन भरवाया है ये राष्ट्रपति के लिए। तो अभी आप देखो ज्यादातर देश में इस टाइम एमपी किसके हैं? भाई 303 तो इनके ही हैं, फिर इनके सहयोगी भी हैं बहुत सारे। एमएलए की बात करें, बहुत सारे राज्यों में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगला राष्ट्रपति किस पार्टी का बनेगा? 100% चांस है, अगर रामनाथ कोविंद फिट एंड फाइन है ना, तो ये रिपीट होंगे। और अगर ये रिपीट हुए तो लगभग किसकी बराबरी कर लेंगे?
क्योंकि आज तक सिर्फ एक आदमी 2 बार बना था। कौन था वो? हाँ, अब सारा खेल ये है कि ये फिजिकली फिट रहते हैं कि ये नहीं, क्योंकि अभी पीछे इनकी बाईपास सर्जरी हुई है और जब ये बने थे ना आपके राष्ट्रपति तब इनकी उम्र 73-74 के आसपास थी, यानी अब ये 78 के हेरफेर में आ जाएंगे 5 साल पूरे करते करते। उस हिसाब से देखें तो अगले 5 साल मतलब 80 प्लस कूदना, उस स्टेज पे जाके काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपनी मर्जी से चाहेंगे तो बीजेपी रिपीट करा देगी, सारी कंडीशन फेवरेबल है और 100% चांस है ये अगर खुद हाँ करेंगे ना तो बीजेपी इनको रिपीट कराएगी, लेकिन अगर ये मना करते हैं आदमी बीजेपी का ही आएगा, ये कंफर्म है। इस बीच में 2022 के बाद इलेक्शन कब होंगे? अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो भी राष्ट्रपति बीजेपी का ही चलेगा। इससे पिछली सरकार में ऐसा ही हुआ था। जो 2017 की सरकार थी ना, उसमें 2000 कब तक रही थी? 14 तक, 9 में बनी थी। कौन सी पार्टी थी ये? कांग्रेस। कांग्रेस ने 2017 से पहले, 17 में तो रामनाथ जी आ गए, 2012 से 2017 कौन था आपका राष्ट्रपति? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी किस पार्टी के बड़े चेहरे थे? कांग्रेस। इस बीच में तुम देखो 2014 में बीजेपी आई थी, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति थोड़ी हटा पाई। 14 से आपकी पार्टी 2024 तक की है। बीजेपी के रहते हुए कांग्रेस के राष्ट्रपति ने राज किया है 3 साल। अब भी ऐसा ही होगा। आपके जो प्रेजेंट में है ना, अगर ये रिपीट होते हैं, कोई नया भी बनता है बीजेपी का, 24 में सरकार किसी की आए, राष्ट्रपति बीजेपी का ही रहेगा जब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर लेगा, 22 से लेकर 27 तक का। तो इसका मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि राष्ट्रपति अलग पार्टी का और पीएम अलग पार्टी का। समझ में आ गया प्रोसेस? ये जल्दी से किताब उठाओ। आज हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे। इस टॉपिक को बीच में छुड़वा रही हूं मैं, वो बाद में समझ में आएगा जो मैं छुड़वा दूंगी। तुम आओ पेज नंबर 96 पर आओ। कुछ पेजेस छोड़ने हैं तुम्हें कल परसों वाले, जो कल नहीं पढ़े थे शायद। 96 पे आ जाओ अब। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, पेज 96 पर। यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। 3 पालिकाएं कौन कौन सी हैं बताओ? सबसे पहले नाम लेते हैं, न्यायपालिका सबसे पहले नहीं बोलते, सबसे पहले बोलते हैं विधान पालिका। सबसे पहले इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कानून बनाती है। इसी को आप कहते हैं लेजिस्लेचर, इंग्लिश में लेजिस्लेचर। फिर इसके बाद किसका नाम बोलते हैं हमेशा? कार्यपालिका का, क्योंकि ये काम करती है, कानूनों को एग्जीक्यूशन में लेके आती है। और तीसरी क्या होती है? न्यायपालिका। कोई तुमसे पूछे तुम्हें सीधे बताना है, अब तुमको छोटे बच्चे नहीं हो कि आगे पीछे बताना है। पहले सबसे पहले विधान पालिका, इसको आप कह देते हैं ये हमारी संसद है, इसको आप कहते हैं ये हमारी सरकार है, और इसका मेन मतलब है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बाकी सब भी आते हैं लेकिन वो मेजर हैं। संसद का मतलब फिर 3 पार्ट है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सरकार में 2 हिस्से हैं, तुम्हें बार बार मैंने बताया, एक टेम्परेरी काम करने वाले होते हैं और एक परमानेंट। आईएएस रैंक के लोग परमानेंट हैं, सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये आईएएस या सचिव ऐसे ही बनते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेरी होते हैं 5 साल के आने वाले, जिनको आप क्या कहते हैं? हमारे मंत्री हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमेशा चलते रहेंगे। तो ये पहला पॉइंट देखो। कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब कौन सा? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सेकंड, जिसको आप सरकार कहते हैं। कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा, विधायिका मतलब क्या हुआ? विधायिका पहला पार्ट है। विधान पालिका के 3 नाम हैं, विधान पालिका भी है, विधायिका भी है और संसद भी है। इंग्लिश में इसी को तुम पार्लियामेंट कहते हो, इसी को लेजिस्लेचर कह देते हो। ये टिक कर लो, कार्यपालिका। फिर पढ़ो, सरकार का वो अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। टिक कर लो, ये कार्यपालिका कानून लागू करने के लिए जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी है कानून लागू करवाना। कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हाँ, विधान पालिका की। सभा अलग चीज होती है, राज्य में होती है। विधान पालिका में क्या क्या आता है? संसद। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, किसके साइन के बिना नहीं बनता कानून, ठीक है। इसको लागू कौन करवाती है? कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब सरकार, एग्जीक्यूटिव। अगला पॉइंट देखना, भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति का था, पीएम टिक कराएगा वहां, प्रधान राष्ट्रपति है। फिर पढ़ना, संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में है, सारी पावर एग्जीक्यूटिव की इसमें है, लेकिन यूज नहीं करता है पावर का। यूज कौन करता है? पीएम। ये सिर्फ दिखावटी प्रमुख है, किताबी हेड। जैसे तुमने देखा शादी ब्याह के कार्ड पे घर में जो सबसे बुजुर्ग होता है उसका नाम लिखा जाता है ना, कि उसका पोता या पड़पोता, लेकिन असली डिसीजन कौन ले रहे होते हैं? उस बच्चे के माँ बाप। तो जैसे दिखावटी प्रमुख है ना घर का मुखिया, ऐसे ये देश का मुखिया है। दिखावटी डिसीजंस किसके चल रहे हैं? पीएम के। अगला पॉइंट अंडरलाइन करो, भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरल सिस्टम। फेडरल का मतलब गवर्नमेंट का शक्तियों का बंटवारा है। कितने लेवल पर? वैसे 3 है, लेकिन आप यहाँ 2 मानेंगे। कौन कौन सी? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। अंडरलाइन रखो, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। औपचारिक या कॉन्स्टिट्यूशनल, फॉर्मल, दिखावटी। मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यकारी है। मंत्रिमंडल का मुखिया कौन? पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये असलियत में ताकतवर है। अगला पॉइंट करो, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी हैं। तो सरकार का प्रधान कौन है? पीएम है। अगला पॉइंट देखना, जो लोग रोज रोज के लिए प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। बताओ कौन है परमानेंट में? आईएएस, बड़े रैंक के सचिव। आईपीएस इसमें नहीं होते, आईएएस ही होते हैं। लिख लो यहाँ आईए, ये लिखा भी है देखो। स्थायी कार्यपालिका सिविल सेवक होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स, या फिर भी लिख लो आईएएस। जितने सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, वो किस रैंक के हैं? आईएएस रैंक के। सारी नीति वही बनाते हैं, मंत्रियों को ठप्पा लगता है कि नाम मंत्री का चलेगा। ये परमानेंट है। अगले पॉइंट को टिक करना, संविधान के भाग 5 कहां से कहां आर्टिकल है? भाग 5 में 52 से 151। कितने चैप्टर हैं? 5। अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। कार्यपालिका में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी। अगला पॉइंट भी टिक करना, राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, आधे इसको प्रधानमंत्री टिक करते हैं जो पढ़ते नहीं है। तो आपके राज्य का प्रमुख कौन है? हमने तो सुना था राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है
फिर ये क्यों कह रहे हैं राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति है? क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि इंडिया क्या है, इंडिया कंट्री है। क्या लिखा है इंडिया के लिए? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। कहीं नहीं लिखा कि भारत क्या है, एक देश। इसलिए जब अपने आप को कंसीडर करते हैं ना हम, तो हमें दुनिया में देश नहीं मानते हैं। हम कहते हैं भारत एक, दुनिया में जैसे बहुत सारे देश हैं उनको राज्य कहा जाता है, तो बहुत जगह राज्य का मतलब ही आपका देश है। अब जो ये लाइन लिखी है ना, ये देश के लिए लिखी है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट के हिसाब से लिखी है। ये टिक कर लो। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख है, राज्यों का प्रमुख नहीं लिखा, भारत का राज्य प्रमुख लिखा है। भारत का पहला नागरिक है, राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। ये फिर बातों में लग गया ना, ये पिलर के पीछे वाले को कोई काम नहीं है सिवाय बातें करने का। मैं इसी को देखती रहूंगी क्या कर रही है, इस पे नजर रखो जरा पीछे से भी। एक बात करता देखिए, तुरंत इसको बाहर करो। अगला पॉइंट टिक करना। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति, अंडरलाइन कर लो, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान है, फॉर्मल हेड है, असली हेड नहीं है ये। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। अगला पॉइंट करना, राज्यों के स्तर पे राज्यपाल होता है, मुख्यमंत्री होता है और मंत्रिपरिषद ये कार्यपालिका बनाते हैं। भारत में संविधान में, अंडरलाइन कर लो, औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इनका प्रयोग करता है। असली पावर किसके हाथ में है? पीएम। दिखावटी प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। अगला फिर टिक करना, राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचन नहीं होता, तो कैसा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। किस देश में डायरेक्ट जनता बनाती है? इसीलिए अमेरिका की जनता 20 जनवरी को जब बहुत ठंड पड़ती है, तूफान चक्रवात चलते हैं, तब भी वहां जाती है जहां राष्ट्रपति की ओथ टेकिंग होती है, क्योंकि उन्हें लगता है हमने बना रखा है ये टिक कर लो, लिख लो यहां, निर्वाचन लिखा नहीं होता, या लिख लो अप्रत्यक्ष। अमेरिका में जनता सीधे बनाती है, लिख लेना। अमेरिका का राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है? 4 साल। आपका 5 साल, उनका डायरेक्ट, आपका इनडायरेक्ट। नेक्स्ट टिक करना, कहां? हाँ, वहां 2 बार का प्रावधान है, आपके यहाँ अनलिमिटेड, पर बना कोई नहीं आपके यहाँ भी। नेक्स्ट टिक करना, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अगला पॉइंट भी टिक कर लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद, विधायक को क्या कहते हो? एमएलए, लिख लो यहां, चुने हुए एमएलए और सांसद, एमपी। निर्वाचित शब्द क्या दिखाता है कि कौन इसमें नहीं आए? निर्वाचित से उल्टा दूसरा क्या शब्द था? एक निर्वाचित होते हैं, दूसरे, हाँ, एक इलेक्टेड होते हैं, दूसरे, हाँ, ये जानबूझ के लिख रहे हैं ऐसा ताकि तुम्हें बता सके ये कि ये लोग हिस्सा नहीं लेते। कितने नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा में? लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में पहले थे, पहले यहाँ 2 थे और यहाँ 1-1 था। कितनी विधानसभाएं थी? 30 हो सकते थे, अब कोई नहीं होगा। कौन से अमेंडमेंट से खत्म कर दिया? 104वां संविधान संशोधन। ये टिक कर लो। निर्वाचित, तो इसका निर्वाचन आम नागरिक नहीं, निर्वाचित, लिख लो यहाँ मनोनीत नहीं, फिर तुम्हें याद आ जाएगा, मनोनीत नहीं। जहां लिखा है निर्वाचित विधायक और सांसद, यहां लिख लो मनोनीत नहीं करते। तो टोटल मनोनीत कितने हैं आपके देश में इस टाइम लोकसभा राज्यसभा में? 12। अगला पॉइंट टिक करो, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान रीति से, इंग्लिश में भी पढ़ लो इसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन अ सीक्रेट वोटिंग मोड बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या ये समझ में आ गए शब्द? सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? अगर फर्स्ट वाला नहीं चाहता बनना तो उसके वोट सेकंड और थर्ड को मिल जाएंगे। आज तक कितने राष्ट्रपतियों को दूसरी बार में, क्या नाम था उनका? वीवी गिरी। अगला पॉइंट टिक करो, अनुच्छेद 54 पढ़ लो, राष्ट्रपति का निर्वाचन सीधे जनता न करके एक इलेक्ट्रो कॉलेज, लिखा ना, कॉलेजियम बना लो इसको, कॉलेजियम, GIUM कर लो, इलेक्टोरल कॉलेजियम भी कहते हैं इसी को, निर्वाचक मंडल करता है। अब बताओ 4 कहां से लोग आ सकते हैं? MP MLA नहीं, मतलब सारे अगर पूरे पूछें तो लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा, विधान परिषद। किसको बिल्कुल नहीं बुलाया? कितनी परिषद थी? कहां? और तेलंगाना, इनको तो बिल्कुल न्योता नहीं दिया। इनमें से किसको नहीं बुलाया? क्या कहें उनको? मनोनीत। कितने यहां से बुलाए? यहां से, इनमें 60 से 500। कितनी विधानसभाएं हैं? किसके बारे में अभी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं बना रखी है। हाँ, कितने मेंबर आएंगे वहां से आएंगे? तो अगर लोकसभा के, राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा के ने ये साल एंड था, फरवरी में खत्म हो गया। अब वहां से 5 और 1, ये कौन है 5 और 1? ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख का मामला है। चलो आज टाइम कम है, इसको कल करा दूंगी पूरा।